आज हमारे साथ वो एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जो खुद बैंकरप्ट हो गए, ठन गोपाल, और फिर उनका दावा है कि उन्होंने इसी एस्ट्रोलॉजी की मदद से अब 100 करोड़ की संपत्ति बना ली है। फिर कैंसर हो गया, वो भी ठीक। ये सबके पीछे वास्तु, एस्ट्रोलॉजी यही है या कुछ और भी था? देखिए, मैं भी आम लोगों की तरह मैं भी एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उस दौरान आपने किया क्या? देखिए, इसमें ना कुछ हमारी दशा और महादशा का ये सब गेम है। फुल एफर्ट लगाओगे तो 1000 का 1 लाख भी हो सकता है। 100%। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी आप कहते हैं कि आपने उनको मदद की है अपने जीवन में आगे बढ़ने में। बहुत बड़े एक क्रिकेटर्स की कहानी आपको बताना चाहूँगा। तो उन्होंने 6 महीने पहले मुझसे संपर्क किया। अभी इस जीवन में जो झेल रहा है या परेशानियां उसके पास आ रही, ये पूर्व जन्म से कनेक्टेड है, ये कैसे पता चलेगा और उसका उपाय फिर कैसे निकालना है? बहुत ही बढ़िया आपने बोला। देखिए, इसमें क्या है, जो हमारा पंचम हाउस है ये हमें पूर्व जन्म को दिखाता है। बर्फ है जो फलूदा आइसक्रीम में आइस भी डलती है और जो उसमें बड़ी लंबी लंबी सेवैयां डलती हैं वो केतु से देखी जाती है। तो मैंने बोला कि एक फलूदा आइसक्रीम एकमात्र एक ऐसी आइसक्रीम है जिसमें चंद्रमा, शनि और केतु तीनों ग्रह एक साथ में होते हैं। ऊपर से चीनी डल गई तो मंगल भी आ गया। मैंने कहा आप जैसे 100-200 लोगों को ये बांटेंगे तो आपको जो पैसे की समस्या है वो अभी हाल फिलहाल की जो अभी आपके चार्ट से देख के पता लग रही है ये ठीक हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल 2026 कैसा है भारत के लिए? देखिए, भारत के लिए मैं बात करूं तो अभी ऐसा मुझे दिख रहा है कि जो जैनजिस हैं ये आंदोलन कर सकते हैं सब भारत सरकार के खिलाफ। पहले मैं लॉजिक से आपको बताता हूँ। जिसको भी आगे बढ़ना है सुशांत जी, उसकी कुंडली में जब तक 2 से 3 ग्रह नीच के नहीं होंगे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अमिताभ बच्चन की दाढ़ी क्यों है उसके बारे में भी कुछ बताते हैं, वो किस्सा क्या है? देखिए अमिताभ, अभी सुशांत जी आपने तो दाढ़ी नहीं रखी हुई किसी की लाइफ में क्रोनिक डिसीज आने का क्या योग होता है? अच्छा, ये भी बीमारी होगी क्रोनिक, ये भी कुंडली में होता है। घर में हम क्या क्या करें वास्तु के लिहाज से कि वो थोड़ा पैसा लेकर आए? देखिए, नमस्कार, हमारे खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बेहतर ढंग से देख पाएं, बृहद तौर पर समझ पाएं। और आज का ये टॉप एंगल शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकता है, आपको पैसे कमाने में भी मदद कर सकता है और जीवन में सक्सेस पाने में भी मदद कर सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? कई बार एस्ट्रोलॉजी के लिए लोग कहते हैं कि भाई जो आते हैं एस्ट्रोलॉजर वो तो बहुत सारे प्रिडिक्शन करके चले जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ वो एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जो खुद बैंकरप्ट हो गए, ठन गोपाल, और फिर उनका दावा है कि उन्होंने इसी एस्ट्रोलॉजी की मदद से अब 100 करोड़ की संपत्ति बना ली है। जो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन ऐसे ही वो कैंसर से भी लड़कर बाहर आ गए। कई सेलिब्रिटीज को अपनी सलाह देते हैं और वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं बल्कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ आचार्य लव भूषण जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, राधे राधे। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि अमूमन क्या है, हम लोग किसी से बात करते हैं तो हमको लगता है कि ठीक है, पता नहीं इनका खुद का जीवन में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। जैसे डॉक्टर के लिए कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि बाल उगाने वाले डॉक्टर होते हैं, खुद गंजे होते हैं जी। लेकिन आपका मैं इंट्रो पढ़ रहा था, आपके बारे में समझ रहा था कि आप बैंकरप्ट हो गए और फिर वहां से 100 करोड़ की संपत्ति तक पहुंच गए। आपको कैंसर हो गया, हाँ मतलब ऑब्वियसली, और फिर कैंसर हो गया, वो भी ठीक। ये सबके पीछे वास्तु, एस्ट्रोलॉजी यही है या कुछ और भी था? जी, देखिए, मैं भी आम लोगों की तरह मैं भी एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। अच्छा। 2015 में, उससे पहले मैं एक जॉब करता था बिरला सन लाइफ में एज ए ब्रांच हेड, और मैं एक बहुत अच्छे पैकेज पे भी था। फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया रियल एस्टेट का, और उसमें एक काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद जब आपको ध्यान होगा 2014-15 में एकदम मंदी आई थी, तो उसमें मेरा पूरा का पूरा बिजनेस डाउन हो गया और मैं बैंकरप्ट हो गया। यहाँ तक तो ये ठीक था, लेकिन टेंशन के कारण, बड़ी समस्या के कारण धीरे धीरे हेल्थ इशू भी आने लगे और वो कब कैंसर में तब्दील हो गया पता ही नहीं लगा। तब थोड़ा ना घर वालों के कहने पे आदमी को लगता है ना कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। तब मेरा पहला एक्सपीरियंस जो मेरे एस्ट्रोलॉजर के साथ में था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो देखिए कि अभी आदमी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मेरी जो एस्ट्रोलॉजर बनने की जो कहानी है ना, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर के साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मेरी कुछ क्यूरोसिटी थी, मुझे वो बता नहीं पाए, तो फिर मैंने इसको खुद पढ़ना शुरू किया, मैं लोगों के पास जाना शुरू किया। तो मुझे पता लगा कि वो एस्ट्रोलॉजी जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है या हमारे सनातन धर्म में बताई गई है वो तो मार्केट में है ही नहीं, वो तो कुछ और ही चल रहा है।
तो सुशांत जी, जब मैंने आपको जानकर हैरानी होगी, तो मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया, तो जब इसकी चीज़ें फिर मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी बिना गुरु के संभव नहीं है। तो फिर किताबों पे तो बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। तो फिर मैंने अपने एक ऐसे गुरु की तलाश में निकला जो एस्ट्रोलॉजी का जिन्हें ज्ञान हो, अनुभव हो, तंत्र का जिन्हें अनुभव हो। तो फिर मुझे मेरे गुरु मिले धनराज मिश्र जी, जो आज मार्कंडे हैं भारत सरकार की तरफ से। तो उनके सानिध्य में मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। इसलिए नहीं कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना था, इसलिए कि मुझे अपनी ही समस्या से बाहर आना था, और वो मेरे पैशन में आ गया। तो आपने पहले अपने लिए शुरू किया कि मैं कैसे बाहर हाँ, निकलूं मैं इससे? एक अग्रवाल फैमिली से हूँ, बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में क्यों जाना था। मेरे परिवार में, मेरे खानदान में कोई भी एस्ट्रोलॉजर ना तो था, ना कोई है। अग्रवाल फैमिली में ये माना जाता है कि कहाँ तुम इस काम में उलझ गए हो। तो शुरू में मुझे ऐसे ही ताने मेरे को सुनने को मिलने लगे, लेकिन जब मैंने अपने बिजनेस की ऊंचाइयों को शुरू करना शुरू किया, तो वही लोग मुझसे पूछने लगे कि भाई आप क्या करने लगे हो, हमें भी बताओ। तो वो मेरा पैशन कब प्रोफेशन बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपने ये किया और आपका दावा है कि भाई एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप जो है वो अपने निचले स्तर से फिर उभर पाए, बहुत सारे लोगों को लगा ये कैसे संभव है कि एस्ट्रोलॉजी से ऐसा हो गया। क्या आपने किया कि जो आप बैंकरप्ट हो गए थे या बीमार हो गए थे उससे निकल गए? उस दौरान आपने किया क्या? देखिए, इसमें ना कुछ हमारी दशा और महादशा का ये सब गेम है। एक समय जैसे आप देखिए ना, एक व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छा समय चल रहा है और वो 1 साल के अंदर बिल्कुल डाउन हो गया, और एक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं है वो रातों रात हीरो बन गया। देखिए, जब आप गरीब से अमीर बन जाते हैं, दुनिया आपको सलाम करती है। सुशांत जी, जब आप अमीरी देखने के बाद गरीबी देख लेते हैं ना, तो एक दिन भी काटना आपको मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, यदि मेरे 2 बच्चे नहीं होते तो उस समय मैं कोई ना कोई लाइफ में गलत डिसीजन भी ले लेता। तो ऐसे कर रहा था कि अब जीना नहीं है, अब इससे अच्छा तो मर ही जाएं। तो यदि मेरे 2 बच्चे या एक परिवार नहीं होता तो ये एक लाइफ का इसमें दशा और महादशा का एक बहुत बड़ा रोल है। जब महादशा या अंतर्दशा आपके फेवर की नहीं होती, तो आपका सब कुछ लेकर चली जाती है। तो देखिए, मैं आपको एक बात इसमें ये कहूँगा कि हम ये नहीं कह सकते कि आप एस्ट्रोलॉजी आपको रंग से राजा बना देगी। कर्म आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपकी लाइफ में अच्छा समय चल रहा होता है, तो कब आप 1000 की बजाय 1 लाख कमा लें, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है। मतलब वो बता सकती है कि भाई ये अच्छा समय चल ये रहा सब है, अच्छे से इस समय फुल एफर्ट लगाओगे तो 1000 का 1 लाख भी हो सकता है। 100% ये मैंने मेरी लाइफ में देखा है। और जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आप बता सकते हैं कि अब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, अब इसको आप नया काम मत शुरू कीजिए। अब आपने कोई भी काम को शुरू किया तो अब आपका नुकसान तय। जैसे वो क्रिकेट में होता है कि अगर शुरुआती 4-5 विकेट जल्दी गिर गए हैं तो थोड़ा संभल के खेलना रहता है, तो एस्ट्रोलॉजी बताती भाई समय थोड़ा ठीक नहीं है, तो थोड़ा बॉल छोड़ो और सिर झुका के जो है वो बाउंसर को निकल जाने दो। लेकिन आचार्य लवभूषण जी, ये भी बताइए कि आप वास्तु के भी एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी भी आप जानते हैं और आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी जान रहे हैं। इन तीनों में फ़र्क क्या है भाई? अगर एस्ट्रोलॉजी सब कुछ देख रही है तो फिर वास्तु की ज़रूरत क्यों है, या वास्तु देख रही है तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? तीनों क्या अलग हैं या जुड़े हैं, कनेक्टेड है? कहानी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि पाराशर जी ने सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को लिखा, और एस्ट्रोलॉजी के बाद वास्तु लिखा गया। तो सभी का जो फादर है, सभी का जो डैडी है, वो एस्ट्रोलॉजी ही है। न्यूमरोलॉजी जो अंक शास्त्र की जो विद्या है, ये भारत वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे भी नहीं लिखी गई है। यह लोशो ग्रिड नाम है, ये चाइना में लिखा गया, और बाद में कीरो नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने इसके ऊपर अंक ज्योतिष लिख दिया, जबकि भारत में ऐसा नहीं लिखा गया। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि हम भारत के पहले ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा कि लोशो ग्रिड भारत पे लागू ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में आप देखेंगे तो ऊपर साउथ दिखाता है, और इसका चाइना, क्योंकि चाइना अपना हेड साउथ को मानता है और भारत अपना हेड नॉर्थ को मानता है, तो इसका मतलब जो लोशो ग्रिड है वो भारत के लोगों पे लागू ही नहीं होता। तो भारत का जो अंक ज्योतिष का जो न्यूमरोस्कोप है वो अलग बनेगा, क्योंकि जो उनका सिर है वो हमारा पैर है, और जो हमारे पैर है वो उनका सर है। तो ऐसे ही जो इंडिया में वास्तु भी सिखाया जा रहा है, तो ये भी चाइना का ही चीज़ें हैं। इस पे जो इन्होंने पंच तत्व
बताए गए हैं हमारी बॉडी के, तो देखिए पंच तत्व वास्तु में जितने भी भारत में सिखाया जा रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले बताया जल तत्व, जल के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आकाश। जबकि ऐसा नहीं है। देखिए हम जब भी खाना खाएंगे तो सबसे पहले गल आएगा, आकाश तत्व आएगा, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी तत्व आएगा। तो ये जो कर्म है जो हमारे शिव पुराण में लिखा गया है, या रावण संहिता में लिखा गया है, या श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है। या फिर आपको नीचे से कॉस्मिक एनर्जी लेनी है तो सबसे पहले मूलाधार चक्र यानी कि पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश आएगा। तो वायु मतलब कि जो वास्तु है ये कॉस्मिक एनर्जी को और लैंड एनर्जी को आपकी एनर्जी के साथ में मैच किया जाता है। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि जब हम ये सारी बात कर रहे हैं, आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी आप कहते हैं कि आपने उनको मदद की है अपने जीवन में आगे बढ़ने में। कोई ऐसा किस्सा, कहानी बिना नाम लिए अगर आप बता सकें जिसमें लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ एस्ट्रोलॉजी से? देखिए अभी मैं बहुत बड़े एक क्रिकेटर की कहानी आपको बताना चाहूँगा। तो उन्होंने तकरीबन 6 महीने पहले मुझसे संपर्क किया। तो उन्होंने बोला कि आचार्य जी अभी लाइफ का एक अच्छा समय नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला कि आपको जो आप 3 फॉर्मेट आप खेलते हैं, T20, वनडे और टेस्ट, इनमें से एक फॉर्मेट में से आपको संन्यास लेना होगा। तो वो चौंक गए। कहते ऐसा तो अभी तक मुझे किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बोला, कि आपने ऐसा क्यों बोला? मैंने कहा जब भी किसी के जातक की कुंडली में शनि और केतु एक साथ में हो जाए और वो प्रोफेशन के हाउस से गोचर करे तो जातक को एक जगह से हट जाना चाहिए। यदि आप बिजनेसमैन होते तो मैं आपको बोल देता कि 3 बिजनेस में से एक बिजनेस आप बंद कर दीजिए, ये बिजनेस आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात को माना और एक उसमें से संन्यास ले लिया। तो अब आपने क्रिकेटर का नाम तो नहीं बताया, नहीं लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि आखिर कौन था जिसने आपकी वजह से उनका एक अच्छा क्रिकेटर जो या जो इसके लोग फैन होंगे वो सोचेंगे कौन चला गया। लेकिन क्या जब हम पैसे की बात करते हैं, सबको ही पैसा कमाना चाहता है, क्या कोई सामान्य कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बता सकें कि ये अगर आप घर में कर रहे हैं, चाहे वो वास्तु के लिहाज से हो या एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से हो, जो कि पैसे कमाने में लोगों को मदद करे? देखिए सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि आपके देवता कौन है। देखिए अभी अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जब भी मैं किसी एक बड़े इंटरव्यू के साथ मिलने जाता हूँ या सनातन धर्म के लोगों को मिलता हूँ कि हम श्री कृष्ण जी को मानते हैं, हम तो राम को मानते हैं। और अक्सर भारत के जितने भी कथावाचक भी ये बोल देते हैं कि आप तो कृष्ण जी को मानो, आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब कृष्ण जी आपके साथ हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है ये किसने लिखी? ये भगवान पाराशर जी ने लिखी। किसकी मदद से? गणेश जी की मदद से। आज जो हनुमान जी हैं उनके पास 8 सिद्धियाँ हैं, उनमें से एक सिद्धि ज्योतिष की भी है। जब भी भगवान श्री राम पृथ्वी पर आए तो 9 के 9 ग्रह किसी न किसी स्वरूप में आए। जब श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर आए विष्णु जी के रूप में तो किसी न किसी स्वरूप में आए। तो इसका मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है ये मेरी लिखी हुई नहीं है। पहले मैं भी आम लोगों की तरह यही मानता था कि ये मतलब भगवान को मानने की ज़रूरत है, कर्मों पर विश्वास करो। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी आपकी स्पिरिचुअल कोच की तरह आपके लिए काम करती है। ये आपको बताती है कि कौन सा बिजनेस करने के लिए आप आए हैं, कौन से ऐसे कर्मस हैं जो पिछले जन्म में आपने पूरे नहीं किए जो आपको इस जन्म में पूरे करने हैं, कौन से ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से हम इस जन्म में जो ये इतनी परेशानियों को झेल रहे हैं। मैं भी आपको एक किस्सा और सुनाना चाहूँगा। अभी मेरे पास एक यूएसए का किस्सा आया। 2 भाई बहन मेरे पास आए। पहले मुझे भाई ने अपनी कुंडली दिखाई तो मैंने बोला कि आपकी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और वो बोले, मैंने कहा और आपके अच्छे सैलरी पैकेज भी होना चाहिए। वो बड़े खुश हुए कि आप पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने हमें नेगेटिव बात नहीं की। लेकिन मैंने बोला कि आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख रही है। तो लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे थे कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी शादी हो गई है? तो बोला कि नहीं शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आपके फादर मदर के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? क्या बहुत अच्छे हैं। ठीक है। फिर उन्होंने अपनी सिस्टर की कुंडली मेरे को दिखाई। तो सिस्टर की कुंडली देखी तो सिस्टर की कुंडली भी बहुत अच्छी। लेकिन मैंने उनसे बोला कि क्या सिस्टर की मैरिज हो गई? तो कहते पहले आप बताओ। जैसे हर आदमी को होता है कि पहले आप बताओ। मैंने कहा मेरे को आपके दोनों भाई बहनों में कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है। तो क्या इनकी मैरिज हो गई है कि नहीं हुई है? कहते हैं हाँ हो गई है।
तो मैं कहा मेरी लाइफ कैसे चल रही है? कहते आप बताओ। मैंने बोला कि आप दोनों की कुंडली में एक योग ऐसा बनकर आ रहा है जो पीछे से श्रापित कुंडली है आपकी। तो यदि आपकी मैरिज हो गई है तो आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो कहते क्या हो सकता है? मैंने कहा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपकी सिस्टर की मैरिज हो या आपकी मैरिज हो तो आपके जो स्पाउस हैं वो आपको प्रताड़ित करें। प्रताड़ित का मतलब क्या? मैं कहा मारपीट करें। कहता सर आज के ज़माने में ये कैसे पॉसिबल है? मैं कहा देखिए आपकी कुंडली में एक ऐसा शरापित कुंडली है जो संबंधों को अच्छा नहीं दिखा रही है। तो वो आप मानेंगे लिटरली वो अपना सर पकड़ कर बैठ गए। तो भाई बोला कि यस मैं अपनी बहन की कुंडली इसलिए आपको दिखाने आया हूँ कि मेरी सिस्टर जो आज 2 करोड़ पे साल के कमाती है लेकिन उसका हस्बैंड उसको मारता है। वो भी 2 करोड़ पे कमा रहा है। दोनों की लव मैरिज हुई लेकिन पहले बहुत अच्छा था लेकिन जैसी शादी हुई अब उसको मारता है। तो उनकी आंखों में आंसू। तो मैंने बोला कि ये आपके पूर्व जन्मों का कहीं ना कहीं बैलेंस है। जब तक आप ये उपाय नहीं करेंगे तो ये जो रिलेशनशिप इशू है आपकी लाइफ में ऐसे ही रहेंगे। तो यानी जब हम ये पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, अब इंसान कई बार अभी इस जीवन में जो झेल रहा है या परेशानियां उसके पास आ रही हैं, ये पूर्व जन्म से कनेक्टेड है, ये कैसे पता चलेगा और उसका उपाय फिर कैसे निकालना है? बहुत ही बढ़िया आपने बोला। देखिए इसमें क्या है जो हमारा पंचम हाउस है ये हमें पूर्व जन्म को दिखाता है। हमारा जन्म किस तिथि को हुआ, किस नक्षत्र को हुआ, वार को हुआ, ये कुंडली को स्टडी करने का एक पूरा एक तरीका है जो पहले मैं भी नहीं जानता था। मैं सुशांत जी आपको एक किस्सा इसमें और सुनाना चाहूँगा। देखिए मेरे पास इंडिया के आज जितने भी कॉरपोरेट्स हैं मैक्सिमम कॉरपोरेट्स आज मेरे क्लाइंट्स हैं। क्योंकि जो भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं ना वो दिल से मेरे से जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बंदा पहली बार कुछ लॉजिक से बात कर रहा है। देखिए कि कर्जे की बात यदि मैं आपसे जैसे आपने मुझसे पूछा कि कैसे पता लगता है। देखिए कर्जा लोन व्यापार ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जिसके पास लोन नहीं है या बैंक से किसी न किसी प्रकार से लोन ना लिया हो। लेकिन वो लोन आपके बिजनेस का ब्लड है या कहीं वो ब्लड कैंसर तो नहीं बन गया, ये हमें हमारी एस्ट्रोलॉजी बताती है। ओके। जैसे एक अभी मेरे पास मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे हाथ में उन्होंने रिंग्स देखी, यहाँ तो देखा कि क्या मुझे कोई मंत्री लग रहे हो। तो नहीं बोला कि मैं मंत्री नहीं हूँ, मैंने बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे तो आदमी तो बड़े थे। मैंने देखा कि बड़े बिजनेसमैन के मोबाइल में हॉरोस्कोप उनके पास रेडी रहता है। तो उन्होंने मुझे अपना हॉरोस्कोप दिखाया। तो मैंने बोला उनको, मैं कहा दोस्त आप आदमी तो बड़े हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आपकी वृश्चिक राशि है, लेकिन आप भयंकर कर्जे की लोन की परेशानी में भी आप रहते हो। आपको किसी को 100 करोड़ की पेमेंट करनी हो तो 90 करोड़ तो आपके पास होते हैं, 10 करोड़ में आपको परेशानी आ जाती है। तो सुशांत जी उस व्यक्ति ने भी मतलब कि जैसे होता है ना कि वो एक कदम आदमी सीट पे खड़ा हो जाए, तो बोला कि आचार्य जी मेरे पास इंडिया का ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो आपने मेरे दिल की बात एकदम पहले कैसे पढ़ ली। तो मैंने मन ही मन सोचा कि मैंने ये जो बातें हैं ना, ये जो मतलब कि मैंने रीडिंग, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरे ब्लड में है, मैं ऐसा बोलता हूँ सभी को कि आप मुझे जैसे हनुमान जी कहते हैं ना कि मेरा सीना फाड़ के देखो तो आपको भगवान श्री राम मिलेंगे, तो आप यदि मेरा सीना फाड़ के देखेंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी निकलेगी। तो मैंने उनको बताया कि अभी भी आप एक बहुत बड़ी अभी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने फ़ंड के अरेंजमेंट के लिए आप आए थे। तो वो कह रहे आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने कहा कि अभी जो चंद्रमा है वो आपके 2nd हाउस के लॉर्ड के ऊपर से गोचर कर रहा है और उसके साथ में शनि और केतु की युति बन रही है और अभी आप किसी बड़े फंड क्राइसिस में भी चल रहे हैं। तो बोला आचार्य जी कैसे दूर होगा ये, उपाय बताइए। देखिए हर आदमी का जनरली आदमी पूछा। तो मैंने बोला कि आप जब भी आप घर पर जाएं तो एक फ़लूदा आइसक्रीम गरीब लोगों को डोनेट करते हैं। तो वो हंसने लग गया कहता ये क्या आपने उपाय बता दिया, तो मजाक करने वाला उपाय है। मैंने बोला कि आप 100 बच्चों को फ़लूदा आइसक्रीम डोनेट कर दीजिए और आप उसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा कि आपका फ़ंड का इंतज़ाम हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे बोला कि आचार्य जी मैं
बाँट दूँगा, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ये उपाय क्यों बताया? तो मैंने बोला कि दूध जो चावल से देखा जाता है, जो बर्फ़ है, जो फ़लूदा आइसक्रीम में आइस भी डलती है और जो उसमें बड़ी लंबी-लंबी सेवइयाँ डलती हैं, वो केतु से देखी जाती हैं। तो मैंने बोला कि एक फ़लूदा आइसक्रीम ही एकमात्र एक ऐसी आइसक्रीम है जिसमें चंद्रमा, शनि और केतु तीनों ग्रह एक साथ में होते हैं। ऊपर से चीनी डल गई तो मंगल भी आ गया। तो मैंने कहा आप जैसे ही 100-200 लोगों को ये बाँटेंगे तो आपको जो पैसे की समस्या है वो अभी हाल-फिलहाल के लिए जो अभी आपको चार्ट से देख के पता लग रही है, ये ठीक हो जाएगी और आप किसी को पैसे का भुगतान आप मानेंगे नहीं, 10 या 15 दिन बीते होंगे, उनका मेरे पास फ़ोन आ गया कि आचार्य जी मेरे फ़ंड का इंतज़ाम हो गया। अच्छा, तो ये खाने-पीने की चीज़ें भी ग्रहों से जुड़ी होती हैं क्या? जी, क्योंकि देख सुन के बड़ा शॉकिंग लग रहा है। चलिए आपको मैं 2-3 चीज़ों की बात बताता हूँ। आप बताइए कि सेब कौन से ग्रह से देखा जाएगा? सेब? कौन से ग्रह से देखा जाता है? मुझे नहीं पता। देखिए, अभी आप पॉडकास्ट के माध्यम मैंने इसमें बोला सेब जो बाहर से लाल है, मैंने आज तक लोगों से पूछा कि सेब, तो सभी ने बोला कि सेब मंगल का होगा, कोई बोला सेब सूर्य का होगा। अरे मैंने कहा भाई, सेब खाने से आपकी बॉडी में क्या आता है? आयरन। तो सेब मंगल से नहीं, सेब शनि से देखा जाता है और बाहर से लाल है तो मंगल से भी देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल शनि एक अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो आपको अपने वजन के बराबर एप्पल मंगलवार को मंदिर में बांट कराने हैं। और यही मंगल शनि आपकी कुंडली में अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है तो आपको इमरती अपने वजन के बराबर मंगलवार को मंदिर में बांट करानी है। तो देखिए सुशांत जी, बड़ा अजीब सा किस्सा, जैसे आपने बोला कि ये कैसे होता है, तो एक जातक को मैंने बोला कि आप इमरती बांट देना, तो बोला कि हाँ ठीक है, मैं बांट देता हूँ। 2 हफ्ते बाद उसका फ़ोन आया कि आचार्य जी मेरा काम नहीं हुआ। मैंने कहा आपको मैंने इमरती कही थी, बांट दी? कहता हाँ सर मैंने जलेबी बांट दी। तो मैंने कहा मैंने आपको इमरती बोला था। कहता इमरती और जलेबी में क्या फ़र्क है? इमरती भी वैसे ही हो। मैं कहा दोस्त, जो जलेबी है वो मैदे से बनती है, वह शुक्र ग्रह का है, और जो इमरती है वो उड़द की दाल की बनती है, वो शनि ग्रह से देखी जाती है। और जो इमरती है उसको ज़्यादा देर तक वो कढ़ाई में रहती है तो उसमें शनि और मंगल का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होता है, और शनि की डेबिलिटेशन और मंगल की नीचता और शनि की नीचता को वो ख़त्म करता है। तो आप जो जलेबी बांट दी वो अब ठीक है, अब 2 हफ्ते आप लगातार आपको इमरती बांटनी है। तो आप मुझे बताइए कि आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसने फिर 2 हफ्ते बाद मुझे फ़ोन किया कि आचार्य जी आनंद आ गया। तो इतना लॉजिक से जब हम डीप की से बात की तो लोगों को लगा कि ये तो एक कुछ हटके ही अलग से ही तो बात क्या है। ये चीज़ें भी शास्त्रों में लिखी हैं कि खाने-पीने की चीज़ें को आप कैसे ग्रह से जोड़कर देख सकते हैं? एक-एक चीज़ आप ही देखिए, जैसे हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट कौन से ग्रह का है? राहु ग्रह का है। आपने अभी 2 रंग का स्वेटर पहना हुआ है, कोई भी 2 रंग की चीज़ केतु से देखी जाएगी। जो भी ऐसी चीज़, जैसे मान लीजिए तार है, वायर है, ये केतु से देखी जाएगी। जिसकी लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस है वो केतु ग्रह है। कलम, पेन, जितने भी भारत के राइटर हैं जो किताब लिखते हैं, वो अच्छी किताब तभी लिख पाएंगे जब उनका केतु ग्रह स्ट्रांग होगा। जो किसी को जोड़ने का काम राहु करता है और किसी भी चीज़ को तोड़ने का काम केतु करता है। जैसे पुल, जो ब्रिज है, ब्रिज कौन से ग्रह से देखा जाएगा? ब्रिज जो है वो राहु ग्रह से देखा जाएगा। आइसो की ऐसी जानकारी आपके लोगों को नहीं मिल रही होगी। अभी आपको ये बताता हूँ कि भारत 2026 में राहु के ऊपर से मंगल और सूर्य ग्रह का गोचर हो रहा है अप्रैल के अंदर। तो देखिए कि पूरे विश्व में आपको कई पुल टूटते हुए भी नजर आएंगे, अच्छा। क्योंकि राहु जो पुल का कारक है और उसके ऊपर से मंगल और सूर्य का गोचर हो रहा है। तो भारत के अंदर भी, विश्व के अंदर भी आपको अनेकों पुल यहाँ पे टूट मिल जाएंगे। ये 2026 के लिए आप 2026 की मैं आपको तारीख भी बता देता हूँ। ये 15 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। अरे बाप रे! लेकिन ओवरऑल 2026 कैसा है भारत के लिए? देखिए भारत के लिए मैं बात करूँ तो अभी ऐसा मुझे दिख रहा है कि जो जैनजिस हैं ये आंदोलन कर सकते हैं ओह! भारत सरकार के खिलाफ। पहले मैं लॉजिक से आपको बताता हूँ, क्योंकि जैनजिस किससे देखा जाता है? मंगल, यूथ जो है वो मंगल से देखा जाता है। तो अभी मंगल ग्रह का गोचर होने जा रहा है राहु के ऊपर से, और ये बाद में होगा शनि के ऊपर से, और साथ में सूर्य भी साथ में चल रहे हैं। तो जब भी मंगल और सूर्य एक साथ में राहु और शनि के साथ में ऊपर से गोचर करेंगे तो राहु का मतलब होगा कि सबसे पहले देश के नेता के खिलाफ एक ऐसी अफवाह उड़ाई जाएगी सोशल मीडिया पे, ऐसे बोला जाएगा कि
हमारे नेता जनता के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। तो उसके सिनेरियो अभी भी बने हुए हैं। जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये अभी से शुरू हो चुका है। और बाद में लेकिन जनता कब आवाज़ उठाएगी देश के नेता के खिलाफ? जब शनि के ऊपर से मंगल का गोचर होगा, यानी कि जनता शनि से देखी जाती है। और वो कब होगा? ये 30 अप्रैल तक दोनों गोचर आपको देखने को मिल उसके जाएंगे। पहले ये जेन उससे ज़ी पहले आंदोलन होगा आप कि कह रहे जन हैं। जी आंदोलन आपको देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ या किसी भी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, जैसे किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे इंडिया में नहीं, ऐसे आपको और भी कई कंट्रीज में देखने को मिल सकता है। और उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या आंदोलन होगा और ख़त्म हो जाएगा? देखिए, यदि मैं भारत की बात करता हूँ, ये मोदी जी की मैं बात करता हूँ, तो मैंने हमेशा ये बोला है कि मोदी जी का जो चार्ट है, इनका वृश्चिक लगन वृश्चिक कुंडली है। तो ऐसे लोग क्या रात में क्या कर दें किसी को पता नहीं लगेगा। तो 2026 मोदी जी के लिए थोड़ी चिंताओं भरा हो सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि मोदी जी इस साल सेवानिवृत्ति का भी सोच सकते हैं 2026 में कि मुझे रिटायर हो जाना है। वो तेरी। ऐसी हालात भी ऐसे उनके साथ में बनते मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें फिर यही कुछ चीज़ें जो विरोधाभास पैदा करती हैं। कई एस्ट्रोलॉजर से मैं बात करता हूँ, कुछ का कहना है उनके लिए 2027 मुश्किल है, कुछ का कहना है नहीं मोदी जी तो कहीं नहीं जा रहे, अभी मोदी जी यहीं रहने वाले हैं। आप कह रहे हैं 2026 में रिटायरमेंट का ऐलान भी संभव है, हो सकता है। देखिए, ऐसा विचार उनके मन में आ सकता है। तो ये अलग अलग प्रेडिक्शंस फिर लोगों को का जो है ना वो विश्वास थोड़ा हिलाती है। मैं यही आपको कहना चाहता हूँ। देखिए मोदी जी की कुंडली या अमित शाह जी की कुंडली भी मैंने देखी। तो जैसे अभी मैं अमित शाह जी की कुंडली के बारे में बता दूं कि यदि आप अमित शाह जी की कुंडली किसी भी एक आम इंसान को दिखाएंगे, एक आम एस्ट्रोलॉजर के पास दिखाएंगे, तो बोलेंगे कुंडली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा ये दावा है आपसे। आप क्योंकि उनका कर्क मंगल है वो कर्क राशि में है और सूर्य है वो तुला राशि में है, दोनों नीच के ग्रह। जबकि अंदर से मैंने कभी एक इससे पहले इंटरव्यू किया है जहाँ पे मैंने पूरी अमित शाह जी की कुंडली को दिखाया कि कैसे देखी जाती है अमीर आदमी की कुंडली और एक गरीब आदमी की कुंडली और मीडियम वर्ग की कुंडली, कि कैसे मैंने उसमें लाइव करके दिखाया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी को जिसको भी आगे बढ़ना है सुशांत जी, उसकी कुंडली में जब तक 2 से 3 ग्रह नीच के नहीं होंगे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। नीच के ग्रह का मतलब क्या है? जैसे सूर्य नीच का है या मंगल नीच का है और वो अंदर से आपके मित्र होके बैठे हैं। आपको किसी को हराना है, आपको किसी को डिफीट करना है, तो यदि आप सामने वाले के सामने बंदूक लेके खड़े हैं और सामने वाला आपके दया की भीख मांगने लग गया, तो आप मारेंगे या छोड़ेंगे? छोड़ देंगे। तो ये आप तब छोड़ देंगे जब आपका हृदय कोमल होगा। यदि आपकी कुंडली में 1-2 ग्रह नीच के होके अंदर से उठ के बैठे होंगे तो आप सामने वाले को मार देंगे। और यही आपको आगे, क्योंकि जब आप जब आप युद्ध में आर्मी में हो और पाकिस्तान का एक हमलावर आपके पास में आतंकवादी बैठा है नीचे और बोला कि हे, मेरे को मारने से तेरे को क्या मिलेगा? मेरी बीवी यतीम हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मुझे छोड़ दे। और आप भारत के सैनिक ने उसको छोड़ दिया तो खड़ा होएगा और आपको शूट कर देगा। तो इसका मतलब आपकी कुंडली में 2 से 3 ग्रह नीच के भी होने ज़रूरी है, तभी आप आगे लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमने जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा तो देखा कि ये तो एस्ट्रोलॉजी कुछ और ही है। हमें जो दिखती है, जो लगन चार्ट आप और हम पढ़ते हैं, ये तो हाथी के दांत दिखने की ओर हैं और खाने के कोई और हैं। तो इसके वो नहीं है, आपको नक्षत्र लोड और सब लोड तक भी जाना होता है। राशि लोड आपकी कुंडली का सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% ही आपको बताता है। इसके अलावा हमारी कुंडली में ऐसे एक जो भाव है, एक जो हाउसेस है, वो 81 योग बनाता है। 9 जो ग्रह हैं और 81 ने 108 योग बनाता है और 12 राशियां हैं। 12 को 9 को 108 और 108 को 12 से गुना करते हैं तो इतने योग आपकी कुंडली में बनते अच्छा, आप इतने बड़े बड़े लोगों का बता रहे हैं, मैंने सुना आप अमिताभ बच्चन की दाढ़ी क्यों है उसके बारे में भी कुछ बताते हैं, वो किस्सा क्या है? देखिए, अमिताभ अभी सुशांत जी आपने तो दाढ़ी नहीं रखी हुई तो बेसिकली क्या कहा जाता है, जो हमारे जो गाल चिक्स हैं इन्हें शुक्र ग्रह से देखा जाता है और जो दाढ़ी है, जो बाल हैं, इन्हें शनि ग्रह से देखा जाता है। तो ऐसा अमिताभ बच्चन जी जब एक बार लाइफ में बहुत परेशान हुए तो उन्हें एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आप दाढ़ी रखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि उनकी कुंडली में एक शुक्र शनि का एक बहुत अच्छा योग था जो उनकी लाइफ में
एक्टिवेट नहीं हो रहा था। तो उनको बोला कि आप देखिए, उसके बाद से कभी अमिताभ बच्चन ने दाढ़ी नहीं कटाई। और मैं मतलब जब मैं भी पहले प्लेन शेव रहता, तो मेरी भी कुंडली में एक योग ऐसा है कि यदि मेरे को शुक्र शनि को एक्टिवेट करना है तो मेरे को दाढ़ी रखनी है। तो मैंने भी फ्रेंच कट रखना तब से तो शुरू आपने जब से किया। दाढ़ी रखी क्या चेंज आया? चेंजेस आपके सामने हैं। मैंने अपनी लाइफ में 2015 से पहले भी मैं बहुत पैसे वाला था, लेकिन अब मैं क्या हूँ, अब आप मेरी नेटवर्थ या चीज़ें आपके सामने हैं। तो छोटी छोटी एस्ट्रोलॉजी एक स्पिरिचुअल कोच की तरह काम करती है, एक गाइड की तरह काम करती है कि आपको कौन से देवता के पास जाना है, आपको कौन सा फल खाना है, कौन सा फल नहीं खाना, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें मैं आपको एक बात और थोड़ी डिटेल में और बताना चाहूँगा। जैसे कि किसी की लाइफ में क्रोनिक डिसीज आने का क्या योग होता है? अच्छा, ये भी बीमारी होगी क्रोनिक, ये भी कुंडली में होता है? कुंडली में योग है। हमारी कुंडली में एक योग होते हैं मारक और बाधक भाव। जब किसी की जातक की कुंडली में मारक और बाधक भाव एक साथ में बैठे हों और उनकी दशा अंतदशा शुरू हो जाती है, तो जातक को क्रोनिक डिसीज होने के योग हो जाते हैं। अच्छा। और जब तक वो चीज़ें आप उन लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक वो रोग आपको परेशान करते रहते हैं। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि ईश्वर की पूजा जो है आप करें, भगवान आपको चीज़ों से निकाल लेगा। तो एक तो भगवान की पूजा से कितना या पूजा पाठ से कितना असर पड़ता है कुंडली पर, या जो आपके लिए लिखी गई हैं चीज़ें ज़िंदगी में उस पर कितना असर पड़ता है, और जो पूजा स्थल है वहाँ क्या क्या रखना चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, आजकल के कुछ लोग ना, देखिए, जो 3-3 घंटे पूजा करते हैं, कुछ लोग 2-2 घंटे पूजा करते हैं। तो अभी कलयुग की मैं बात करता हूँ, तो ऐसा कहा गया कि जितनी आप पूजा करेंगे उतने आप परेशान रहेंगे। हैं? पहले मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूँ। पहले सतयुग था, उसमें जो देवी देवता थे वो अलग अलग लोक में रहते थे। फिर राम का युग आया, त्रेता युग आया, उसमें जो दानव और देवता थे वो एक ही युग में आए, लेकिन अलग अलग जगह पर रहते थे। फिर द्वापर युग आया, उसमें दुर्योधन और अर्जुन एक ही परिवार में, मतलब सुर और असुर एक ही परिवार में रहते थे। और कलयुग, जिसमें देवी और देवता, मतलब सुर और असुर एक ही इंसान के अंदर हैं। आज देखिए कि हम भगवान को भी मानते हैं और हमें पैसा भी चाहिए, तो यानी कि सुर और असुर दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं। तो इसका मतलब है कि हमें पाठ पूजा भी करनी है और हमें असुरों को भी साथ साथ में मनाना है। तो यदि आप 3-3 घंटे पूजा ही करते रहोगे, तो इसका मतलब आपका गुरु तो एक्टिवेट हो गया, राहु आपने कमज़ोर कर लिया। अच्छा। तो मेरी बात को समझ रहे हैं? मतलब आपने, आप देखिए जितने बड़े लोग हैं वो जगराता भी करते हैं और कॉकटेल पार्टी भी करते हैं, और एक आम इंसान सिर्फ और सिर्फ जागरण में ही उलझ के रह जाता है। तो आप कह रहे हैं पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना करना है ये भी जानना ज़रूरी ये है। भी जाए, और हमें पूजा पाठ के साथ साथ में अपने परिवार के साथ में एंटरटेनमेंट और मस्ती भरा माहौल भी होना चाहिए। और पूजा भी किस भगवान की करनी है, ये आपको जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैसे पता चलता है? देखिए, हमारी कुंडली में क्या होते हैं कि कौन से देवी देवता आपकी मदद करेंगे, ये और किस समय पे करेंगे, ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए कि आप जितने भी देवी देवता देखेंगे, भगवान विष्णु जी के 24 अवतार हुए, तो भगवान विष्णु जी को 24 अवतार लेने की क्या जरूरत थी? भगवान शिव के 12 अवतार हुए। तो इसका मतलब तो ये हो कि ये एक ही अवतार काफ़ी था पूरी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। तो इन्होंने हर समय पे अलग अलग प्रकार के अवतार लिए अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो जैसे मेरे देवता हैं वो अश्विनी कुमार जी हैं, जो सूर्य के पुत्र हैं। तो मैं जब भी कोई समस्या में आता हूँ, तो मैं पहले सबसे अश्विनी कुमार जी की आराधना करता हूँ। मेरे लिए जो आंवले का पौधा है, आंवला मुझे नहीं खाना है। मेरे लिए माँ काली की जो पूजा है वो सबसे, मतलब मेरी समस्याओं को बाहर निकालने में वो मेरी सबसे पहले मदद करती हैं। तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजी से ही आपको बताया जाता है कि कौन से देवता की आपको पूजा करनी है, कौन सा पौधा आपको अपने घर पे लगाना है, कौन से जोन में आपको जाकर बैठकर काम करना है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में हमारा 11वां घर होता है, वो इच्छा पूर्ति का घर है। और यदि आप वहाँ पे बैठें और कोई भी काम करें, तो काम होने के आसार जल्दी हो जाते हैं। आज बहुत सारी यूनिक चीज़ें आप बता रहे हैं जो मैंने भी पहले नहीं सुनी है। लेकिन जब बात करते करते मैं आपकी उंगलियां देख रहा हूं, तो देख रहा हूं बहुत, एक बार दर्शकों को आप दिखाइए, बहुत सारी अंगूठियां आपने पहन रखी हैं, रत्न पहन रखे हैं। रत्नों का कितना प्रभाव है फिर? देखिए, रत्नों का आपकी लाइफ में 100 नहीं, मैं बोलूँगा 1000 गुना 1000% प्रभाव है। आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, आप भारत की एक बहुत बड़ी स्टार हैं
उनका जो के नाम से जितेंद्र कपूर की एकता कपूर उनके हाथ देख लीजिए आप। जितने भी बड़े बड़े एक्चुअल स्टार्स हैं वो हमेशा अपने उनके हाथ में आपको कोई ना कोई जेम्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन जेम्स कौन सा पहनना है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या क्या पहना देखिए मेरे हाथ में ये मूंगा है जो मेरे संपत का बैठा हुआ है, मतलब पैसे देने वाला ग्रह है ये। और ये मेरा रूबी है जो मेरा साधक है, मतलब किसी भी काम को पॉसिबल करना। तो कहीं ऐसा अभी है? देखिए और ये नीला वाला ये ओपल है, ये मेरे जन्म का नक्षत्र है, नक्षत्र लोड है, ये ओपल जेम्स मैंने पहन रखा है। तो अब देखिए शनि मेरा, और इधर ये तीनों ये मेरी अंगूठी है जो मैंने हनुमान जी की साधना करके मैंने अपने आप को सिद्ध कर रखा है कि कोई भी मैं उपाय करूं, मैं बताऊं तो सामने वाले का काम हो जाए। तो ये भगवान शिव को मैंने सिद्ध करके हीरे की अंगूठी में मैंने इसको डाल रखा है। तो ये तो सिंपल एक हीरे की अंगूठी है। ये भाभी जी की को आपने सिद्ध करके अंगूठी पहन रखी है जी। तो ये जेम्स कौन सा पहनना है ये भी एक आपको एस्ट्रोलॉजी से ही हम देखकर बता सकते हैं। जैसे मैंने क्या पहले नीलम पहन रखा था। अच्छा 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे, क्योंकि शनि मेरी कुंडली में वध के हैं, मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। अच्छा तो फिर मैंने नीलम को उतारा, तो फिर मैंने इसको मुझे समझ में आया कि ये जेम्स ही आपकी एक लाइफ को दिशा को तय करते हैं, क्योंकि जितने भी जेम्स हैं इनकी डायरेक्ट एनर्जी आपके प्लेनेट से कनेक्ट होती है। आप विजन बोर्ड की भी बात करते हैं, ये विजन बोर्ड क्या है, ये कैसे लाइफ में हेल्प करता है? विजन बोर्ड, विजन समझने की कोशिश करते हैं। विजन बोर्ड क्या है? आपके सपने, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 99% लोग और 1% लोगों में डिफरेंस है। 1% लोग ऐसे हैं जो पिछले पूर्व जन्म में कर्म ही ऐसे करके आए हैं कि वो कुछ भी सोचेंगे वो काम उनके हो जाएंगे। जैसे हम मुकेश अंबानी जी के घर पर कोई पैदा होगा तो उसका हम लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। लेकिन बाकी 99% लोगों को आपको बताना होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपकी कुंडली में क्या 11वां हाउस आपका विजन इच्छा पूर्ति का हाउस है। जैसे मेरे को भी भारत के अंदर जो इच्छा पूर्ति एस्ट्रोलॉजर के लोग में सब लोग जानते हैं। तो आपका अपना विजन, आपके सपने क्या हैं, आपको अपने देवताओं को ये बताने हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि आप अपना विजन बोर्ड बनाइए और आपके 11वें घर में जो जोन आता है, जैसा मेरा जोन है नॉर्थ वेस्ट, तो वहाँ पे मैं विजन बोर्ड को लगा दीजिए। तो आपके सपनों को पूरा करने में आपके देवता भी आपकी मदद करेंगे। ओह, लेकिन ये विजन बोर्ड बनाने के लिए 11वें घर में क्या करना है नहीं करना है, और 11वां घर क्या है, ये तो फिर किसी से मिलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। यही तो एक एस्ट्रोलॉजी है। तो यही आपको मैं ये कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअल गुरु एस्ट्रोलॉजी, आपको मैं ये कह रहा हूँ एक साइंस है। इसमें सुशांत जी आप इसको ये मत समझिए कि रातों रात कोई आपके साथ में चमत्कार हो जाएगा। जैसे भी आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि आचार्य जी मेरे को अभी 100 करोड़ रुपए का मार्केट में कर्जा देना है, लोन देना है। तो अभी एक मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, दिल्ली का ही एक क्लाइंट था मेरे पास आया। तो अभी 1 साल वो अंदर भी रह कर आए हैं। तो मुझे बोला कि आचार्य जी अभी 400-500 करोड़ रुपये मार्केट का देना है, तो ये कैसे होता है। मैंने बोला कि ये 400-500 करोड़ रुपये आपको मार्केट का देना है तो आपके पास कुछ असेट्स भी है, प्रॉपर्टी है। कहते ये मेरी प्रॉपर्टी 1000 करोड़ की बिक जाए तो मेरा ये काम हो जाए। तो फिर मैंने उनके कुछ उपाय ऐसा कुछ किया। तो मैंने उनको बताया कि आपकी जो 4th हाउस है वो प्रॉपर्टी का होता है, और जो 3rd हाउस है प्रॉपर्टी के बिकने का होता है। और इस वक्त आपका 3rd हाउस बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है, तो प्रॉपर्टी बिकी कैसे। और ऊपर से 12वां घर एक्टिवेट है, और 12वां घर 8वां पनिशमेंट का है, और 12वां घर जेल का है। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का है, और 3रा घर एफआईआर का है। तो मैंने कहा नेगेटिव तरीके से एक्टिवेट है, पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट नहीं है। तो फिर हमने कुछ चीज़ें उनकी कराई। एक अनुष्ठान जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान। मैं आपको बताऊं, मैं भी, आप मेरे कभी यूट्यूब या इंस्टाग्राम देखें तो मैं एकमात्र एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं जो मैं खुद के लिए भी विश्व के ऐसे अनुष्ठान करता रहता हूं। तो उनके घर में हमने एक अनुष्ठान किया। जैसे ही वो अनुष्ठान पूरा हुआ, 15 दिन के अंदर ही उनकी एक मेजर चंक प्रॉपर्टी का उनका किसी के साथ में जेवी होगी, उनका काम हो गया। क्या बात है। अच्छा, जब हम देखिए एस्ट्रोलॉजी की बात करें, सबका अपना अपना अपनी अपनी कुंडली है,
ग्रहों का उस पर प्रभाव है। लेकिन वास्तु जो है वो आपके घर के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, और घर में हम क्या क्या करें वास्तु के लिहाज से कि वो थोड़ा पैसा लेकर आए? देखिए, वास्तु ये जितनी एस्ट्रोलॉजी इम्पोर्टेंट है उतना ही आपके घर में वास्तु भी इम्पोर्टेंट है। वास्तु मैंने आपको बोला कि आपकी कॉस्मिक एनर्जी को और लैंड एनर्जी को आपके साथ में मैच करता है। यदि जैसे आप एक बहुत बड़े बिल्डर हैं और आप कहीं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, भूमि पूजन करवा दिया और हमें लगता है कि चलो काम को शुरू कर दिया जाए। लेकिन क्या पता उस लैंड में किसी ने कोई ब्लैक मैजिक रखा हो, वहाँ पे कुछ किसी की बॉडी को कभी दबा दिया हो। देखिए, खाली एनर्जी, खाली लैंड में लोग क्या करते हैं, तो जैसे आप देखिए कि एक महिला जब सजती संवरती है तो 16 श्रृंगार करती है, इसी प्रकार से भूमि का भी 16 श्रृंगार किया जाता है। तो मैं कहूँगा जो भी आपके माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, यदि आप अपने घर बनाना चाहते हैं, घर जो सपनों को पूरा करने वाला है, वहाँ पे आप अपनी बच्चों को शादी होना देखेंगे तो सिर्फ भूमि पूजन ही जरूरी नहीं है। भूमि पूजन के साथ साथ में उस घर का 16 श्रृंगार, भूमि के 16 श्रृंगार भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वहाँ की लैंड एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी आपस में मैच हो। ये तो आपने भूमि का बताया। इसके अलावा जैसे कई बार होता है ना कि ड्राइंग रूम में ये रख लिया, बेडरूम में ये रख लिया, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप देखिए, इसमें मैं कुछ आपको नॉर्थ ईस्ट में हमेशा आपको एक मिट्टी का मटका रखना चाहिए, जिसके अंदर आप चावल और साबुत मूंग और हल्दी की गांठ ये भर कर रख देते हैं, तो आपका माइंड हमेशा काम करता रहता है। आपको चाहिए कि पैसा हमेशा आपके पास में आता रहे, तो घर के साउथ ईस्ट में एक श्री यंत्र लगाएं, उसके ऊपर कुमकुम का तिलक लगाएं रोज़, और साथ में देसी घी का दीपक जलाएं। और आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ मेरे पास आ रही है और वाकई टिक जाए, तो अपने घर के साउथ वेस्ट में चंदन की अगरबत्ती और नारियल के तेल का दीपक यदि आप रोज़ शाम को जलाना शुरू कर देते हैं तो आपको आनंद आ जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट में जो दिशा है वहाँ पर भी पानी का झरना फ्लो, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट की दिशा है वो वायु की दिशा है, रोटेशन की दिशा है। पैसा रुक गया है तो पानी का झरना आप नॉर्थ वेस्ट में लगा देंगे तो चारों दिशाओं से आपके पास सुख समृद्धि और पैसा आने लगता है। चलिए, जो लोग सुन रहे हैं कम से कम ट्राई करके देखें कि आपके साथ क्या होता है, और फिर अगर कुछ अच्छा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन कई बार लोग कहते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। क्या नज़र लगती है, नज़र दोष कुछ होता है क्या सच में? 100% होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो पहले आपको बताऊँ, नज़र लगाता कौन है? नज़र तभी लगती है जब चंद्रमा ग्रह आपकी कुंडली में आपको अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं। और नज़र तोड़ता कौन है? नज़र को तोड़ते हैं शनि महाराज जी। एक एग्जाम्पल से कहानी में बताता हूँ कि चंद्रमा ग्रह 9 ग्रह में से एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको अपने आप की सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। अच्छा। तो उन्होंने एक तैश में आकर बृहस्पति कि बृहस्पति ग्रह है ना, उनकी वाइफ तारा को वश में कर लिया था अपने, और उन्हें उठाकर अपने पास में लेकर आ गए थे। तो मतलब वशीकरण से उनके वश में अपने कर लिया था। तो तारा ये भूल गई थी कि मैं बृहस्पति की वाइफ हूँ या मैं चंद्रमा की वाइफ हूँ। तो बाकी देवी देवता उन्होंने बोला कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन चंद्रमा ने उनको नहीं छोड़ा। तब बाकी सभी ग्रहों ने फिर शनि महाराज जी के पास गए और फिर उनकी मदद से चंद्रमा के जो चुगल से तारा को छुड़ाया। तो तभी आप देख रहे हैं चंद्रमा के ऊपर जो दाग लगा हुआ है, ये दाग किसने लगाया है? ये शनि महाराज जी ने ही लगाया है। तो इसलिए नज़र होती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है तो आपको तो उससे बचने का उपाय क्या है? उसकी ये जो उपाय है ना, ये आपकी देखिए, हर आदमी की नज़र आपका, मैं फिर कह रहा हूँ, कौन सा देवता तोड़ेगा? कि भैरव जी तोड़ेंगे, कि शनि महाराज जी तोड़ेंगे? ये देखना, इसमें हम एक 52 भैरव की एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, तो वो भी किया जाता है। देखिए, जो शांत जी मेरे सामने बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका जो चीज़ें हो ना वो पक्की होनी चाहिए, वो मजबूत सॉलिड होनी चाहिए। हम आपको एक उपाय, जनरली एक उपाय बता देता हूँ। नज़र कि आप घर में कोई भी लोग कर सकते हैं। सरसों का तेल लीजिए, सरसों के तेल के अंदर काले तिल डाल के आप पूरे घर में घुमाना शुरू कर दीजिए, और उसको जब लास्ट में आप नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रखना है। घुमाने के बाद कहाँ पे रखना है? नॉर्थ वेस्ट की दिशा में। और जैसे ही वो दीपक बुझ जाए, आप वो दीपक को कहीं भी सुनसान जगह पर जाकर फेंक दीजिए। यदि आपके ऊपर बाहरी लोगों का प्रभाव है, आपके बच्चे या कोई लोगों का प्रभाव है, तो आप देखेंगे कि एकदम चमत्कारिक रूप से वो चीज़ें आपकी दूर होने लगेंगी।
बहुत लोगों को मैंने देखा है वो पैर में काला धागा बांधते हैं, उससे कुछ होता है? देखिए, पैर को समझते हैं कि पैर जो हम जहाँ पे पायल बांधते हैं वो कुंभ राशि से देखा जाता है, तो वहाँ पर काला धागा बांधना हमेशा ही अच्छा है, क्योंकि वो शनि की खुद की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यदि धागा हम 2 जगह बांध सकते हैं, एक कमर पे जहाँ पर शनि महाराज जी उचके हो जाएंगे, और यदि पैरों पे भी काला धागा बांध जाते हैं तो वहाँ पे शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में चले जाते हैं, तो दोनों जगह धागा बांधना बहुत अच्छा माना गया है। किसी भी इंसान का भाग्य कब एक्टिवेट होता है? मतलब कई बार देखा ना कि जैसे अभी एक फिल्म आई धुरंधर, उसमें इतने साल बाद अक्षय खन्ना बहुत शानदार एक्टर है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनका समय अब आया। या एक फिल्म आई थी एनिमल, तो ऐसा लगा कि बॉबी देओल का समय अब आया। कई बार लोगों का समय बहुत देर से आता है, कुछ का पहले आ जाता है। ये भाग्य जो चरम पे पहुंचता है, ये कैसे कब पहुंचेगा, ये कैसे पता चलता है? ये अभी मैंने आपको अंतदशा और समय की बात बताई कि पहली बात तो आपकी दशा ही ऐसा चल रही है, आपकी समय ऐसा चले कि आप अभी तक तो भाग्य सोवा हुआ था और एकदम से चल जाए। कभी कभी भाग्य उदय करने की बात बताता हूँ, ये चतुर्थ घर का मालिक आपका 9th हाउस में बैठ जाए तो आप जैसे गाड़ी ले लेंगे आपका भाग्य चमक जाएगा। तो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं तो गाड़ी तो नहीं ले पाए, मैंने आप बोला एक स्कूटी ले लो, आप छोटा मोटा घर ले लो। हम तो उल्टा मानते थे, भाग्य चमकेगा तब गाड़ी आएगी। आप कह रहे गाड़ी लोगे तो भाग्य चमकेगा। आपका भाग्य का संबंध जिस हाउस से बनता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि 7वें घर का संबंध 9th हाउस से बन जाए तो शादी होते ही जातक का भाग्य चमक जाता है। और यही 7वें का मालिक 6ठे घर में बैठ जाए तो शादी होते ही भाग्य डूब जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे कई बार 5वें घर का मालिक तो पहली बात तो इसकी दशा महादशा से शुरू किया जाएगा, लेकिन हम बीच में भी इसको एक्टिवेट करना चाहें तो हम एस्ट्रोलॉजी के उपाय के माध्यम से और इन चीज़ों से भी भाग्य को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप उपायों की बात करें, एक कोई ऐसा उपाय बताइए जो सबको करना ही चाहिए अगर जीवन सुख शांति समृद्धि चाहिए। देखिए, मैं एक उपाय हमेशा बताता हूँ। देखो, कृष्ण जी के मंदिर में आप जाते हैं तो किस चीज़ का भोग लगता है? मावे का, पेड़े का, क्योंकि कृष्ण जी को पता है कि मेरे जो भगत है उन्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मावा किसे देखा जाता है? मावा देखा जाता है चंद्रमा ग्रह से। तो यदि आप अपनी लाइफ में हमेशा सुख समृद्धि चाहते हैं तो खीर बनाइए देसी घी की बनी हुई, और कान्हा जी के मंदिर में या कोई भी मंदिर आपके घर के पास में है और उन्हें भोग लगाइए फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन। आप देखिए आपकी लाइफ में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। और ये हर वीक करना है या बीच बीच में कर रहे हैं? एक महीने में एक बार करते एक महीने में एक रहिए, बार। और यदि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा इतना मत खिला दीजिए, भगवान को डायबिटीज हो जाएगी, इतना पैसा मांगने हर बार चला रहा है। अच्छा, सबसे खतरनाक योग कौन सा होता है? देखिए, शनि केतु, यदि किसी की कुंडली में शनि केतु के साथ में बैठ जाए तो ऐसा जातक हमेशा अपनी कुंडली में रिजाइन लेके घूमता रहता है। रेजिग्नेशन पॉकेट में लेके घूमता है। वो कहता है कि मुझे भैया काम नहीं करना है। मुझे सामने वाले बॉस ने बोल दिया तो मैं तुरंत रिजाइन दे दूंगा, और जैसे ही वो रिजाइन देता है उसे तुरंत वापस से जॉब नहीं मिलती है, तो काफ़ी लंबे समय तक उसकी कुंडली में संन्यास का योग ऐसी कुंडली में बोला जाता है। शुक्र केतु जिसकी कुंडली में योग हो तो ऐसा जातक अपनी वाइफ का सुख मिलने में परेशानी आती है। तो ऐसे 3 से 4 योग हैं। उच्च के योग होने के बाद भी योग क्या हो जाते हैं? भंग भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि महाराज जी शुक्र उच्च के बैठे हैं, लेकिन शनि महाराज गुरु के साथ में बैठ गए जो शत्रु, तो मालवीय योग भंग भी हो जाता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। एक सुशांत जी, मैं ऐसा पॉडकास्ट आपके साथ में नहीं करना चाहता कि जिससे हम लोगों को ये कहें कि ये जेनरिक है, ये सबके साथ हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये आपकी, मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज करेंगी चीजें। जी, सनातन धर्म की बात है। हम देखिए, ये तो इन्हीं बातों में तो आगे हम भी लोग किसी के पास भी चले जाते हैं। सुशांत जी, मैं आपके साथ में आज इंटरव्यू इसलिए करने आया हूँ क्योंकि यहाँ आपने जो भी बुलाया तो हम भी कि हमें लगा कि हम एक सनातन धर्म की बात लोगों तक पहुँचा दें। हम वैसे ही लोगों को हम इम्प्रेस नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि लोग इसकी जेन्युइनिटी समझें। जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हम गुरु के पास चले गए, श्री श्री रविशंकर जी के पास चले गए या बाबा रामदेव, मत हम गुरु को मानते हैं, तो वो मास में लोगों को कनेक्ट करते हैं। लोग जो मेरे से जुड़े हैं वो मेरे को दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरे को भी अपना गुरु मानते हैं। तो मेरे में और उनमें एक ही फ़र्क है कि मैं इंडिविजुअली हेल्प करने में उनकी मदद करता हूँ। आप देखिए कि आज इंडिया के, मैं बोला ना, जितने मैक्सिमम आज 70 से 80 मिनिस्टर्स मेरे क्लाइंट्स हैं। IAS की या RS की बात करूँ तो मुझे लगता नहीं कोई
काउंटिंग भी होगी। खिलाड़ी की बात करूँ तो 60 से 70 हॉकी के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी, या स्टार्स की बात करूँ तो मैंने अभी आपको बताया कि एक बहुत बड़े स्टार को बहुत समय से ब्रेक नहीं मिल रहा था, बहुत बड़े सीरियल में वो आते थे। तो जैसे मैंने उनकी कुंडली को चेक किया तो मुझे पता लगा कि इन पे के ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है। अच्छा। तो हमने उनका एक अनुष्ठान किया, तो फिर उनके ब्लैक मैजिक को उनको काटा। तो एक मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर, एक मेरे पास और भी स्टार भी है, तो बोले कि आचार्य जी आप इनके ऊपर, इनको रोकना है, ब्लैक मैजिक इनके ऊपर करना है। मैं कहा नहीं, मैं ब्लैक मैजिक को, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो तंत्र उन्होंने पढ़ा हुआ है, मैं खुद एक तांत्रिक नहीं हूँ। मैंने तंत्र पढ़ा हुआ है लेकिन मैं खुद किसी के ऊपर तंत्र नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो मेरे को या मेरे बच्चों को भुगतनी है। यदि मैं किसी का बुरा करूँगा तो हमें सनातन धर्म ने, हमें हमारे ईश्वर ने इतनी चीज़ें दी हैं, हमें किसी का बुरा क्यों करना है? हम किसी का अच्छा करके, भगवान जब सीधी उंगली से पैसे दे रहा है तो आपको टेढ़ी उंगली क्यों करनी है? क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सनातन को ऐसे आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये लोगों तक मैसेज गया, ये बड़ी अच्छी बात है। आखिर में एक चीज़ और बता के जाइए कि इतने आपने रत्न पहने, इसलिए मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि सबसे पावरफुल स्टोन कौन सा है? और जब भी कहा जाता है कि ये स्टोन पहन लो, नहीं पहन लो, या कई बार लोग अपनी मर्जी से भी पहन लेते हैं कि मैं भी पहन लेता हूँ, नीलम तो कई लोग पहनते हैं और बड़े बड़े कांड होते हैं उनके साथ। कौन सा ऐसा स्टोन है जो बहुत पावरफुल है और कौन सा ऐसा स्टोन है जो इतना घातक है कि बिना किसी से पूछे तो पहनना ही नहीं चाहिए? देखिए, मैं आपको एक ही कहूँगा कि कोई भी स्टोन आपको बिना किसी से पूछे नहीं पहनना चाहिए, मेरी तो ये सलाह है। क्योंकि नीलम एक व्यक्ति को राजा से, रंग से राजा बना सकता है और राजा से रंग भी बना सकता है। जैसे मेरी कुंडली में शनि महाराज जी अच्छे नहीं बैठे हुए हैं, तो मैं नीलम जब जब पहनूंगा तो मेरी लाइफ नुकसान हो जाएगी। तो आपको हमेशा जेम स्टोन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर ही पहनना चाहिए। लेकिन सबसे पावरफुल नीलम ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में पैसे देने वाला एक ग्रह संपत का प्लैनेट है, जो आपकी कुंडली में आपको पहनते हैं तो आपके पैसा आता है। एक होता है साधक, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी इलेक्शन में लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को टिकट मिल जाए। तो साधक का मतलब होता है पॉसिबल, किसी चीज़ों को पॉसिबल कर दे। पैसा आपके पास बहुत है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्या चाहते हैं चीज़ें पॉसिबल हो जाए, तब उनको हम एक ऐसा जेम पहनाते हैं जो उनकी कुंडली में साधक बन जाए, पॉसिबल बन जाए। जैसे आपके पास इलेक्शन भी आ गया, चुनाव भी जीत गए, खड़े भी हो गए, पैसा भी आ गया, फिर हम उन्हें कहते हैं शेम का आप एक पहनिए जो आपको परफेक्टनेस देता है, जो आपको किसी भी काम को अंदर तक लेके जाता है, जो आपको उस काम में क्या मतलब हीरो बना देता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जेम्स पहन सकते हैं। 2 से 3 जेम्स भी आप चाहें तो अपनी कुंडली में पहन सकते हैं। क्या बात है, बहुत सारी आज यूनिक चीज़ें आपने बताई आचार्य लवभूषण जी। और सबसे बड़ी बात जो आपकी ये है कि सनातन का जो स्वरूप है वो प्योरिटी के साथ लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच मुझे बहुत पसंद आई। लोगों को ये समझना चाहिए कि सनातन की अपनी इतनी ताकत है कि वो अगर आप प्योर फॉर्म में ले पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं सुशांत जी आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि आप मुझे कुंडली दीजिए, मैं कुंडली देखकर बता दूंगा कि ये अमीर आदमी की कुंडली है या ये मीडियोकर आदमी की या एक गरीब आदमी की कुंडली है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग, एक बार थोड़ा समय आपका और लेना चाहूँगा कि एक बार मेरे पास एक बहुत बड़े रांची से बहुत बड़े सरिये का उनका काम था, और बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और सिंपल कुर्ते पजामे में वो मेरे पास आकर बैठ गए। तो जैसे ही उन्होंने मेरे पास आके बैठे तो रोने लगे, मतलब कि देर कि मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने उनकी कुंडली को चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ऐसा तो कोई योग इनकी कुंडली में है ही नहीं कि इनकी, मैंने उनको बोला कि डेट ऑफ बर्थ आपकी है, कहते मेरी है। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं हो सकती, आप कई बार ना पुराने जन्म, किसी का जन्म पुराने समय में तो 1-2 घंटे का कई बार ऊपर नीचे भी हो सकता है। कहते क्यों, ये आपको क्यों लग रहा है कि मेरी कुंडली नहीं है? मैंने कहा ये तो बड़े आदमी की कुंडली है और आप कह रहे हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। मुझे तो कहीं ऐसा, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है कि आप के साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो दामैन वो मुझे बोला कि आचार्य जी मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ चेक करने के लिए आया था, कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैं आपको बताया था, मैं आपको, आप मेरे घर पे आइए और आज के बाद मैं कोई भी काम आपको बिना पूछे नहीं करूँगा। बस मैं ये जो, फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं आज 700-800 करोड़ का आदमी हूँ और मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, मेरी 8 से 10 फैक्ट्री चलती हैं। तो द डे
कि और मैं आपको, जैसे सुशांत जी आप मुझे कहते हैं ना कि आपने बोला कि आप 100 करोड़ के जो आदमी हैं, जो 100 करोड़ पे बनने की भी जो मेरी कहानी है, ये भी कुछ ऐसी ही है कि मेरे को जो मेरी कंपनी में जो मेरे इन्वेस्टर हैं वो मेरे क्लाइंट हैं। तो मेरे को वो भी एक जगह एक फंक्शन में मिले, तो उन्होंने बोला कि किसी ने मुझे, दिल्ली के ही बहुत बड़े एक व्यक्ति ने उनसे मुझे मिलवाया। तो बोला कि ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हैं, और जितने भी इंडिया के अंदर आईपीओ आते हैं तो ये उनको भी मैंने देखते हैं कि कब निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं तो एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक कोने में लेके चले गए और मेरे से डिस्कस करने शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे करके, मैंने कहा दोस्त मुझे नहीं पता था कि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। तो मैंने कहा आपको, आप क्या काम करते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको ना खुद ना काम करके लोगों को प्रमोट करना चाहिए। आप इस काम के लिए नहीं बने हैं, आपको मैंने खुद ना काम करके आपको लोगों को आगे लेके जाना चाहिए, और उनको आप यदि गाइड करते हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो वो बोले यार ये बंदा, मुझे लगता है कि आपको मेरे बारे में उसने बता दिया होगा। मैंने कहा जस्ट अभी तो सर, तो आपको कैसे पता लगा कि मैं ऐसा ही काम करता हूँ? मैंने कहा ये आपको काम ये करना चाहिए, मैंने तो आपको ये बताया, मुझे तो नहीं मालूम ना आप क्या काम कर रहे हैं। ये काम आपको अरबपति खरबपति बना सकता है। तो बोला कि मैं लोगों की कंपनियों में पैसा ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपको कभी भी तेल की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ही वॉज रियली शॉक्ड कि अभी मैंने एक ऑयल कंपनी में पैसा लगाया था और वहाँ पे मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो बोला कि कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं कहा आप आईटी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कभी भी पैसा करें तो अल्कोहल की कंपनी में नहीं करें, आप बियर की कंपनी में करते हैं। अरे अल्कोहल और बियर में क्या फ़र्क है? मुझे बोला उन्होंने। मैंने कहा सर अल्कोहल शनि से देखी जाती है और जो बियर है वो राहु से देखा जाता है। मैंने कहा आपका राहु तो बहुत अच्छा है लेकिन शनि महाराज जी आपके अच्छे नहीं है। तो कहते आप अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि अल्कोहल, बियर और शराब एक ही ग्रह देखिए। मैं अब देखिए ना विजय माल्या की कुंडली, उनकी कुंडली में बियर का काम कितना अच्छा चल रहा है और शराब उनके कभी उनके फल ही नहीं है। तो मैंने कहा दोस्त यही एस्ट्रोलॉजी है। तो तब से उन्होंने मेरे को फॉलो करना शुरू किया। और एक दिन उन्होंने आकर मुझे बोला कि आचार्य जी हम सनातन धर्म की बात को, आपकी बात को आगे विश्व तक लेके जाएंगे, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। तब उन्होंने मेरी कंपनी की एक वैल्यूएशन लगाई। मैंने भी अपनी कंपनी के एक ना विजन बोर्ड में, जैसे आपने बोला कि मैं लगा दिया था कि मुझे 100 करोड़ का आदमी बनना है, तब उन्होंने मेरी वैल्यूएशन लगाई और मेरी कंपनी में। क्या बात नहीं, ये कमाल की चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि लोगों को जब आप विस्तार से चीज़ें समझाते हैं और माइन्यूटली जैसे आप बता रहे हैं तो उनको समझ में आता है कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और आज तो हमारे पास समय इतना ही था, लेकिन मैं दर्शकों से कहूँगा कि अगर आपको आचार्य लव भूषण जी से कुछ पूछना है, एक तो मैं आपसे संपर्क का कुछ माध्यम जो है फ़ोन वगैरह हम दे देंगे जी जी। और अगर आप वैसे भी चाहते हैं कि और कुछ ऐसे विषय हैं जिसको हम पॉडकास्ट में डिस्कस करें तो हम आचार्य लव भूषण जी को फिर बुलाएंगे और आप कमेंट में अपनी सवाल या अपनी राय लिख कर भेज सकते हैं कि अगर हम इसका पार्ट 2 करते हैं तो आप आचार्य जी से क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन आज आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य लव भूषण। थैंक यू सुशांत जी। थैंक यू सो मच। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।